हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 अम्ल क्षार एवं लवण। कल हमने हीट के बारे में पढ़ा था। 4 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे। और अम्ल क्षार और लवण, देखिए अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अम्ल जो है एसिड जिसको हम बोलते हैं, क्षार बेस होते हैं, लवण जो हैं वो साल्ट होते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा अम्ल है, क्षार है, लवण है? तो देखिए हम ये स्टार्टिंग का पैराग्राफ पढ़ते हैं। अपने दैनिक जीवन में नींबू, इमली, नमक और शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? सूचीबद्ध कीजिए और कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ के स्वाद को नहीं चखा है तो उसे चखिए और बताइए कि इनका स्वाद कैसा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो नींबू है वो आपको स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा लगता है। क्षार जो है आपको स्वाद में कड़वा लगता है और जो नमक है वो आपको नमकीन लगता है। भुजो यहाँ पे पूछ रहा है, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? पहली बता रही है नहीं। क्या तुम चेतावनी नहीं पढ़ी कि हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, हमें हानि पहुँचती है? देखिए सभी पदार्थों को चख कर हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये अम्ल है, क्षार है, लवण है। कुछ पदार्थ अम्लीय भी होंगे तो उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि वे कौन से टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। अम्ल दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। और एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन शब्द एस्पियर से हुई है, एस्पियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल हैं। यहाँ पर हम 2 पॉइंट देखेंगे कि प्राकृतिक एक होता है नेचुरल अम्ल, नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। ये नेचुरल है। नेचुरल में हम सिरका को ऐड करेंगे और जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो जिसको भी प्रयोगशाला अम्ल बोलते हैं, वो होते हैं HCl, H2SO4 और HNO3। ये होते हैं आर्टिफिशियल। यहाँ पे हम सिरका को ऐड करेंगे, सिरका। आगे देखते हैं कि खाने का जो सोडा है, बेकिंग सोडा, कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इनका स्वाद कैसा है? क्योंकि स्वाद इसका खट्टा नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन में अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षार कहलाते हैं। साबुन आप सभी ने देखा होगा, तो वो जो है कड़वे होते हैं, जिन्हें क्षार कहते हैं, और पदार्थ क्षारकीय कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि सूचक। अब आप बताइए कि अगर हम सभी को चख कर, टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते अम्ल, बेस और साल्ट को, एसिड बेस साल्ट को, तो फिर हम किसकी मदद से पता लगा सकते हैं?
कि ये अम्लीय है, क्षारीय है या फिर लवणीय है। तो कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? सूचक। सूचकों को जब अम्लीय और क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो इनका रंग जो है बदल जाता है। हल्दी, लिटमस और गुड़ हल की पंखुड़ियाँ आदि के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। तो ये जो प्राकृतिक सूचक हैं, इनके नाम आपको याद करने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है यहाँ से सवाल। प्राकृतिक सूचक के नाम हल्दी, लिटमस और गुड़ हल की पंखुड़ियाँ, ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि लिटमस एक प्राकृतिक रंजक के रूप में, हम लिटमस के बारे में देखेंगे। लिटमस के बारे में देखने से पहले मैं आपको एक पीएच स्केल के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, पीएच स्केल किसने दिया था? कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? सोरेनसन। पीएच स्केल दिया था। माफ़ कीजिएगा, अभी मैं हाथ से लिखकर आपको ऐसे स्क्रीन पर समझा रही हूँ। मैंने वो स्क्रीन पेन मंगाया है, तो वो आज आ जाएगा, उसके बाद में हम अच्छे से लिख पाएंगे। क्या है, हाथ से लिखने में दिक्कत होती है, ऐसे अंगुलियों को टच करके लिखा जा रहा है, तो आप परेशान मत होइए। मैं पेन जो है वो मंगवा लिया है, तो कल से मैं वो उससे लिखना शुरू कर दूँगी। आपको क्या है, उससे ऐसे समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लिख पा रही हूँ तो क्या है, हो सकता है मेरी राइटिंग्स अच्छी नहीं आ रही हो। तो देखिए, आगे देखते हैं कि जो पीएच स्केल है, इसकी माप 0 से 7 और फिर कितनी होती हैं? 14। आपने देखा होगा कि आपने पहले पढ़ा होगा कि जो 7 पीएच हैं, ये यहाँ पे क्या होते हैं? उदासीन। 7 पे उदासीन। फिर उसके बाद में 7 से कम जो होंगे वो क्या होंगे? एसिड। 7 से कम जिनकी पीएच होगी, और जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी वो होते हैं बेस। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल भी पढ़े हैं, तो 3.5 से जो कम है पीएच, उनको हम बोलेंगे प्रबल अम्ल, प्रबल एसिड। और जिनकी पीएच 3.5 से ज़्यादा है, उनको हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल एसिड। तो आप मुझे ये बताइए कि प्रबल अम्ल में क्या क्या आते हैं? प्रबल अम्ल आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है? देखिए, प्रबल अम्ल जो है वो आर्टिफिशियल होते हैं प्राय। प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं? प्रबल अम्ल जिसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, प्रबल, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं दुर्बल। यहाँ पर हम देखेंगे HCl, HNO3 and H2SO4। और यहाँ पर हम देखेंगे सिरका। नहीं, सॉरी, यहाँ पर दुर्बल अम्ल में नहीं आएगा सिरका अम्ल। एक मिनट, उसमें हमने HCl देखा, H2SO4 देखा एंड HNO3 देखा। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो पूछा जाता है यहाँ से कि जो H2SO4 है
इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग कार की बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। और जो HCl और HNO3 हैं, इन दोनों के रेशियो का उपयोग सोने को गलाने में किया जाता है, जिसको एक्वारेजिया कहते हैं। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, जिसको अम्लराज कहते हैं। देखिए, एक होता है अम्लराज और एक होता है अम्लों का राजा। तो अम्लराज आपसे पूछे तो HNO3 और HCl इनके अनुपात को, और अगर आपसे पूछे अम्लों का राजा तो वो होता है H2SO4। यहाँ तक आपको सबको समझ में आया? अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम कुछ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बेस के बारे में देखेंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टेबल दी गई है, ये हम देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये सिर्फ 7th क्लास के बेस पर ही नहीं, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, NCERT में कंटेंट कम रहता है, लेकिन सवाल यहीं से बनेंगे, सवाल आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप इन सब को आपको याद करना है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका। और सिरका हमने पढ़ा एक प्राकृतिक अम्ल है, जिसको हम विनेगर भी कहते हैं, विनेगर भी कहते हैं। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, CH3COOH। ये क्या होता है? एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला। आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। आपको अगर एसिटिक अम्ल नाम दिया गया है तो आपको इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे करके NCERT से हमें सवाल पूछते हैं। सीधा यही नहीं लिखा आएगा कि जो जितना लिखा है, जैसे एसिटिक अम्ल की जगह आपको फॉर्मूला दे दे तो आप कैसे बता पाएंगे? तो ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है, इसका एक नाम और होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं साथ साथ में आपको इनके फॉर्मूला भी बता रही हूँ और ये किस में पाए जाते हैं वो भी बता रही हूँ। आपको फॉर्मिक एसिड की जगह मेथेनोइक एसिड दे दे तो आप तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें तो NCERT में फॉर्मिक एसिड ही दिया गया है। तो इस तरीके से आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए चलना है। आगे हम देखेंगे साइट्रिक एसिड, जो कि नींबू रस के सीट्रस कुल के फल में पाया जाता है। जैसे संतरा हो गया, नींबू, जितने भी खट्टे फल हैं उनमें ये मेनली पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। और इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, C6H8O7, ये होता है इसका फॉर्मूला। आगे हम देखेंगे लैक्टिक एसिड। ये अम्ल तो सबको याद ही होगा कि ये दही में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। फिर हम देखेंगे ऑक्जेलिक एसिड, कि पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक प्लस टमाटर में भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑक्जेलिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? C2H2O4, ये होता है इसका फॉर्मूला। फिर आते हैं एस्कोर्बिक अम्ल या फिर विटामिन C, आंवला और सीट्रस फल में।
एस्कोर्बिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C6H8O6। ये हमने सारे अम्ल देख लिए। कुछ अम्ल और भी हम एक्स्ट्रा एक दो मैं आपको और बता देती हूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं। ये टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम इसमें पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C4H6NO6। ये टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। एक होता है सल्फेनिक एसिड, मैं लिख नहीं रही, मैं आपको बता देती हूँ, आप खुद नोट कर लीजिए। सल्फेनिक एसिड पाया जाता है प्याज में। ग्लूटामिक एसिड नाम से ही पता लग रहा है गेहूं में। और न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA में पाया जाता है। ये आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं क्षार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने ये रिएक्शन में भी पढ़ा होगा, जिसे चूने का पानी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, CaOH2। आगे देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NH4NOH। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये साबुन में पाया जाता है। इसके फॉर्मूले हैं NaOH, NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको दूध या मैग्नीशियम या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो इनो में हम यूज में लेते हैं। इनो में जो यूज में लेते हैं वो यही है। इसका फॉर्मूला है MgOH2। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। और जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए उसे भी आप याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। सबसे सामान्य रूप से उपयोग में किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है, जो कि लाइकेन हमने पढ़ा था। लाइकेन हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, जिसमें शैवाल और कवक मिलकर जो है लाइकेन बनाते हैं। शैवाल जो है भोजन और कवक जो है रहने का आवास प्रदान करा रहा था, वहाँ पे लाइकेन हमने देखा था। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये जो है प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। ये सल्फर जहाँ रहेगा वहाँ पे लाइकेन नहीं पाया जाता। जहाँ पर सल्फर वहाँ पर लाइकेन नहीं होगा। और ये जो है रोसेला नाम का लाइकेन। आगे हम देखेंगे कि आशुद्ध जल में इसका जो रंग है वो माव नील सोण, मतलब हल्का नीला। अब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है और ये लाल हो जाता है। जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। ये विलयन के रूप में कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः लाल को नीला कर देता है। लाल को नीला, देखिए आप इस नाम से याद रखिए, एनिल, ऐसे अम्ल, नीले को लाल में। आपसे पूछे अम्ल तो नीले को लाल में चेंज करता है। ये जो है लाइकेन का डायग्राम दिखाया गया है। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे
यहाँ पर देखिए, सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन के गहरा गुलाबी और मेजेंटा और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। कि गुड़हल को अगर अम्ल के साथ में मिलाया जाए तो ये गुलाबी रंग देगा, और यदि गुड़हल को क्षार के साथ में तो ये हरा रंग देगा। आगे हम देखेंगे उदासीनीकरण। हमने अम्ल क्षार पढ़ लिया, इसके बाद में हम एक उदासीनीकरण अभिक्रिया आती है उसको देखेंगे कि अम्ल जो है नीले लिटमस के लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी अम्ल का किसी अन्य क्षार में मिलाया जाए, अम्ल क्षार को मिला रहे हैं, तो हम इन सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसने आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे फिनोफ्थैलीन कहते हैं। आगे देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है और लवण बनाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। और यहाँ पे दिया गया है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया की डेफिनेशन, किसी अम्ल अथवा क्षार के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अम्ल कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मुक्त होते हैं। देखिए, हम इसे एक नए पेज में समझते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और प्लस जल। ऊर्जा, इसमें ऊर्जा भी निर्मुक्त होगी। जैसे हमने अम्ल HCl लिया और क्षार लिया NaOH, अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा, NaCl लवण, प्लस में क्या H2O निकलेगा, साथ में हीट निकलेगी। तो यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये बॉक्स ये इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं। अम्ल वर्षा क्या होती है। देखिए, अम्ल वर्षा में कौन कौन से हमें पदार्थ देखने को मिलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ साथ में इनके फॉर्मूले भी लिखते चलो। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है और वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल एंड अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों एवं जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। आगे ये रिएक्शन हमने देख ही ली, ये हमने अभी देखी है। देखिए, इसके यूज क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या है। अपाचन, देखा होगा कि कई बार हमें क्या है, भोजन पचता नहीं। हमने कुछ खाया तो वो भोजन हमारे आमाशय में पचा नहीं, तो फिर कैसे पचाया जाता है। तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भोजन पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने से अपाचन हो जाता है। अम्ल की, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी हो जाती है, अम्ल की ज़्यादा मात्रा। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है, जलन होती है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए दूध या मैग्नीशियम
जैसा कोई प्रति अम्ल एंटी एसिड जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन। इनो आप सब जानते हो, इनो हम यूज में लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो तुरंत क्या है, हमें अपाचन की स्थिति से राहत देता है। फिर आता है चींटी के डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है और चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव्य डालती है और डंक के प्रभाव को नमकीन युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ या फिर कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिसे जिंक कार्बोनेट कहते हैं, ZnCO3। तो इसका यूज किया जाता है। मृदा उपचार में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग जो है मृदा को अम्लीय बना देता है, और यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय बना देता है तो मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती, और मृदा अम्लीय होती है तो बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। और इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, और जैव पदार्थ जो है अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जिससे क्षारक की प्रकृति उदासीन कर देते हैं। कारखानों में अपशिष्ट, अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, और ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशय में बहने दिया जाता है, विसर्जित किया जाता है, तो मछली और अन्य जीवों के अम्ल को नष्ट कर देते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्टों को जलाशय में विसर्जन से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ये आप कुछ यूजेज हैं, इसे पढ़ना, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, और ये कुछ की पॉइंट हैं। अम्ल, क्षार, सूचक, उदासीन विलयन, उदासीनीकरण, लवण, मतलब जितने भी टॉपिक आए हैं ये इनके नाम हैं। और फिर हम देखते हैं समरी, ये चैप्टर की पूरी समरी है। इसे आप लोग रीड करना जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ताकि इससे क्या है आपका रिवीजन हो जाए। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी ये दे रखी है इसमें शॉर्ट फॉर्म में, और ये क्वेश्चन आंसर हैं, आप इसे सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल लाल को नीला नहीं, नीले को लाल करता है, तो ये हो गया फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये इसका उल्टा दिया गया है, नीले को लाल, जबकि ये लाल को नीला करता है, ये भी फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और जल बनाते हैं। NaOH और HCl हमने पढ़ा उदासीनीकरण की अभिक्रिया, तो ये राइट है, ट्रू। सूचक का वह पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों से भिन्न रंग दर्शाता है, ये भी ट्रू है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये फॉल्स है। आगे आप लोग ये क्वेश्चन वगैरह इनके आंसर करना। इनमें से भी क्वेश्चन कई बार सीधे उठा लिए जाते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ से। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और बाकी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करती हूँ मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से, तो वे मेरे हैंड नोट्स होते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं।